जय हिंद दोस्तों। हिस्ट्री अड्डा में लेकर के आ गए हैं आरंभ भाग 2। भारतीय इतिहास के इस एपिसोड में जो है हमने आरंभ किया था भारतीय इतिहास का, और जैसे कि हम बता चुके हैं कि उसमें शुरुआत में कि हमारे भारत के मतलब इतिहास शब्द के अर्थ बताए, हिस्ट्री शब्द का अर्थ बताया, इतिहास के जनक बताए, भारतीय इतिहास के जनक बताए और राजस्थान इतिहास के जनक बताए थे। अब हम भारत के इस नामों की बात कर रहे हैं, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। हमारे देश को हम इन 3 नामों से जानते हैं। हालांकि प्राचीन समय में तो बहुत हैं, बहुत नाम थे इनके, जम्बू द्वीप, ठीक है, बहुत सारे। मैंने वो एक गीत भी सुना है, हम कथा सुनाते हैं श्री राम की, और उसमें नव कुछ जो है कथा सुनाते हैं तो वो उसमें नाम भी देते हैं, जम्बू द्वीपे, भरत खंडे, ऐसे कुछ थे, कई नाम देते हैं, आर्यावर्ते। तो आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भरत खंडे, ऐसे करके कई नाम है भारत। परंतु वर्तमान में 3 प्रचलित नाम है, और वो नाम क्या क्या है जैसे कि हम जानते हैं कि, और वो नाम है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। पर थोड़ा सा प्राचीन वाला उसका जिक्र कर देते हैं। ये जो है पाकिस्तान, और यहाँ ये बांग्लादेश तो हमने पहले ही शामिल कर लिया, ये नेपाल, बीच में जो है ये भूटान, और आप जानते हैं कि ये बीच में कौन सा राज्य है, ये है सिक्किम। भारत का वो राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है। ज्योग्राफी नहीं करवा रहा मैं, फिर भी मैं आपको बता दूं। नेपाल, भूटान, और ये जिसको हम इसने चाइना ने उसको अधिकार कर लिया, तिब्बत, ठीक है। इनसे घिरा हुआ है हमारा एक राज्य जिसका नाम है तिब्बत, ठीक है। एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है, नेपाल, भूटान, तिब्बत यानी चाइना, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है ये है सिक्किम, सिक्किम जो है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए ज्योग्राफी में भी कि भारत का वह राज्य है जो 3 राष्ट्रों से घिरा हुआ है, तो आंसर है इसमें सिक्किम। भारत का वह राज्य जो 3 राष्ट्रों से घिरा हुआ है, कौन सा है? सिक्किम। आप देख सकते हैं एक तरफ उसके नेपाल है, एक तरफ भूटान है, उत्तर में तिब्बत है जिस पर चाइना का अधिकार हो चुका है। तो 3 देशों से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? सिक्किम। ध्यान रखोगे ना। अब बात आती है एक और ऐसा क्वेश्चन जो आरएस में आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं। यहां है बांग्लादेश, ठीक है, और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश को थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं, और बांग्लादेश के अंदर ही घुस गया है, और वो पार्ट है त्रिपुरा का, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आया था कि भारत का वो राज्य कौन सा है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो वो उसका नाम ही है त्रिपुरा, ठीक है। वो अलग क्वेश्चन है, मैं इधर लिख देता हूं। ये क्वेश्चन तो अलग है कि भारत का वो राज्य जो 3 राष्ट्रों से घिरा हुआ है, सिक्किम। अब दूसरा क्वेश्चन इससे मिलता जुलता, जो आरएस में आया था ये क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, और वो राज्य, आंसर क्या है इसमें? त्रिपुरा।
तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। भारत का वह राज्य जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है वो तो है त्रिपुरा, ये आरएस के एग्जाम में आया था। और अगर हम नक्शे को देखते हैं तो नेपाल, भूटान और तिब्बत से घिरा हुआ है सिक्किम। तो इस पर एक नया क्वेश्चन बनता है कि भारत का वह राज्य जो तीन राष्ट्रों से घिरा हुआ है, और वो कौन सा है? सिक्किम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आया ही हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी तरफ से कुछ कह रहा हूं। तो ये आया हुआ है क्वेश्चन, इसी पर ये बनता है। ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में भी आते हैं। समय समय पे बताऊंगा। आज मैंने ये दो क्वेश्चन बताए और मैं भारत का बता रहा हूं कि ये जो है पाकिस्तान, ये तो अभी अभी अलग हुआ है, ये बांग्लादेश, ये भी अभी हुआ है और काफी हद तक था, और इसी को हम भारत वर्ष कहते थे। ठीक है, और काना इससे पीछे जो है और भी नाम प्रचलित रहे हैं, जैसे कि जम्बू द्वीपे, तो जम्बू द्वीप हो गया, पता नहीं भरतखंड ही है, ऐसा कुछ है। और एक नाम और लिया जाता है आर्यावर्ते। उस गाने को आप सुनिए, भजन को, तो तब आपको सारे नाम याद आ जाएंगे कि इस तीनों से पहले क्या क्या नाम लिए जाते थे। अब हम वापस उसी पे आते हैं कि तीन हमारे नाम जो प्रचलित हैं वो कौन कौन से हैं। हमारे देश के लिए जो नाम प्रचलित हैं, एक तो भारत या भारतवर्ष, एक है इंडिया, और एक है हिंदुस्तान। वर्तमान में ये तीन नाम प्रचलित हैं। ठीक है, भारत के विषय में मैंने एक बात बता दी थी कि भारत या भारतवर्ष नामकरण कैसे हुआ, कि ये मैं बता चुका हूं पहले एपिसोड में, फिर भी अब क्योंकि जोड़ना है उससे तो हमें ये बताना ही पड़ेगा कि भारत जो है ये दुष्यंत और शकुंतला, ठीक है, दुष्यंत, और अयोध्या के राजा थे दुष्यंत, और शकुंतला, इनको लिख देते हैं हम कर्ण ऋषि की पालिता। का गंधर्व विवाह हुआ, गंधर्व विवाह होने से क्या है? प्रेम विवाह को कहते हैं। कांस्टेबल के एग्जाम में आया था, प्राचीन भारत में प्रेम विवाह को क्या कहा जाता है? गंधर्व विवाह। 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनका पुत्र भरत था, इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, इसी भरत के नाम पर हमारे इस देश का नाम भारत या भारतवर्ष पड़ा। उस दिन मैंने यह भी बताया था कि वर्ष माने साल होता है और वर्ष माने देश भी होता है। आप जानते हैं एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे कनक का अर्थ आप जानते ही हैं, कनक माने गेहूं भी होता है, कनक माने धतूरा भी होता है, और कनक माने सोना भी होता है। तो शब्द तो एक ही है कनक, किंतु कहां कहां कैसे यूज करना है वो एक अलग अलग बात है। जैसे कि उदाहरण देता हूं, सैंधव का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। और सैंधव का अर्थ नमक। सैंधव जो है इसका अर्थ नमक भी होता है और घोड़ा भी होता है, परंतु कहां प्रयोग करना चाहिए वो एक उस पर डिपेंड करता है। अब आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं और अचानक अपनी पत्नी से कहते हैं कि सैंधव लाओ, और वो घोड़ा ले आती है, तो वो स्थितियां देखनी है कि भोजन कर रहे हैं तो जाहिर है नमक को लेके आना चाहिए। अगर आप युद्ध के लिए जा रहे हैं, तत्पर है, प्राचीन समय में युद्ध ही होते थे, और तब का फटाफट अपनी पत्नी से जाओ सैंधव लाओ, सैंधव लाओ, और पत्नी नमक ला करके रख दे, क्योंकि सैंधव माने नमक भी होता है और सैंधव माने घोड़ा भी होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहां किसका प्रयोग करना है। अब कनक के भी 3 प्रयोग हैं, कनक सोना, कनक धतूरा, कनक गेहूं। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे हैं कि वर्ष, मैंने सिर्फ वर्ष को समझाने के लिए किया कि वर्ष माने साल भी होता है, ईयर, और वर्ष माने देश भी होता है। ठीक है,
तो देश का पर्यायवाची भी वर्ष ही है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कहां कौन सा प्रयोग करना है। जब हम किसी देश का नाम देंगे तो वर्ष लगाएंगे, जैसे भारतवर्ष, तो भारत साल नहीं है, भारत देश है। समझ गए? तो ये मैं उस दिन समझा चुका था, और अब यहां जो है आगे बढ़ते हैं, इंडिया और हिंदुस्तान की बात करते हैं, कैसे ये नामकरण हुए। देखिए क्या है कि यहां तिब्बत से एक नदी निकलती है, और उस नदी का जो बहाव क्षेत्र है ठीक है, और तिब्बत से एक नदी जो है यहां से निकलती है, तिब्बत से सिंधु नदी। ठीक है, जम्मू से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है ये नदी, और कहां गिरती है? अरब सागर में। अरब सागर में गिरती है, पाकिस्तान में बहती है वर्तमान में, तो पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। 1947 14 अगस्त से पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, हम सभी परिचित हैं इसमें। तो ये क्या है नदी? इस प्रकार से बहाव क्षेत्र है। ये तो सुदूर उत्तर पश्चिम में एक महाद्वीप है, और उसका नाम है यूरोप, और यूरोप का ही एक पार्ट है ये वाला एरिया। ये कौन सा कहलाएगा? यूरोप का, यूरोप के दक्षिण पूर्व में। तो यूरोप के दक्षिण पूर्व में एक देश है, छोटा सा देश है, ग्रीस या ग्रीक या यूनान, एक ही देश है ये। जैसे भारत को अब वर्तमान में इंडिया, भारत और हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से जो है ग्रीक, ग्रीस या यूनान एक ही देश है, उसको इन नामों से जाना जाता है। यहां के लोग काफी, हम बता ही चुके हैं कि इतिहास के जनक कौन है? यूनान के हेरोडोट्स। अब यूनान के जो हेरोडोट्स हैं, तो जाहिर है प्राचीन 2500 साल पहले हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा। अब उन्होंने इस देश को क्या कहा? इंडिया। तो इंडिया शब्द किसकी देन है? ग्रीकों की, यानी यूनानियों की। यह पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। और देखिए इन्होंने इस नदी को क्या कहा? इस नदी से इस नाम निकला, सिंधु नदी को इन्होंने कहा, यूनानियों ने, इंडस रिवर। यह सिंधु नदी के लिए नाम आया है यूनानियों के द्वारा। सिंधु नदी को यूनानियों ने क्या कहा? इंडस रिवर। और इसके पूर्वी भाग को, यानी इसके पूर्व में इस क्षेत्र को उन्होंने क्या नाम दे दिया? इंडिया। समझ गए? तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि इंडिया शब्द किसकी देन है? यूनान, ग्रीक या यूनान की देन है। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। इंडिया शब्द किसकी देन है? यूनानियों की, क्योंकि यूनानियों ने, पहले बात तो यूनान है कहां? यूरोप के दक्षिण पूर्व में एक देश है छोटा सा, ग्रीक या यूनान। उन्होंने सिंधु नदी को इंडस रिवर कहा, और इसके पूर्वी भाग के लोगों, क्षेत्र को इंडिया कहा, और यहां के लोगों को इंडियंस कहा। ठीक है, इंडस, इंडिया, इंडियंस, ये किसकी देन है? यूनान की। तो अब आप समझ ही गए होंगे, और हेरोडोट्स ने भी इंडिया ही कहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन तो कर लोगे, मैं क्वेश्चन भी बना देता हूं साथ साथ, फिर आपको लगेगा क्वेश्चन थोड़ा शाही धुंधली है। इंडस कोमा इंडिया और इंडियंस,
शब्द किनकी या किसकी देन है? इसी भाषा में यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आंसर इसमें डायरेक्ट ही लिख देते हैं अपने। 4 ऑप्शन क्या बनाने, पता ही है, ग्रीक यानी कि यूनानियों की। ठीक है, आसान है, अब आप इसको समझ गए होंगे। भारत दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा, और मैंने उसमें आपको एक श्लोक भी सुनाया था, विष्णु पुराण से लिया गया था। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चेव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारत संतति। ठीक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य यानी समुद्र के उत्तर में जो स्थित है, हिमाद्रिश्चेव दक्षिणम यानी हिमालय के जो दक्षिण में देश है, वर्षम तद भारतम उस देश का नाम भारत है और यहां की संतान भारती है। ठीक है, याद रखना, यह विष्णु पुराण से लिया गया है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चेव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारत संतति। इंडस, इंडिया, इंडियंस शब्द किसकी देन है? ग्रीकों यानी यूनानियों की। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2009 के आईएएस में आया था, हिंदू अथवा हिंदुस्तान शब्द किसकी देन है? पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आईएएस 2009 में आप चेक कर सकते हो, इसलिए मैं वर्ष लिख रहा हूं। हिंदू और हिंदुस्तान शब्द किसकी देन है? आंसर है प्राचीन ईरानियों की। ईरानी भी लिख सकते हो आप, पर ईरानी से क्या है, अब वाले ईरानी आप समझ जाओगे, अब वाले ईरानी नहीं। यानी कि ईरान का प्राचीन नाम क्या है? पर्शिया। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? पर्शिया। बाद में पड़ा फारस और वर्तमान में ईरान। पर्शिया, फारस और ईरान एक ही देश है। ठीक है, वर्तमान में वहां की भाषा जो है वो है फारसी। प्राचीन पर्शियंस की महानता की गाथाएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। प्राचीन पर्शियंस, जिन्हें ईरानी का हम कह सकते हैं, और यूनानियों के युद्ध बहुत भयंकर हुए हैं। ठीक है, उनकी चर्चा भी हम करेंगे। हिंदू और हिंदुस्तान शब्द किनकी देन है? ईरानियों की। अब इसको व्याख्या कर देते हैं अपने। जैसे कि हमने जिक्र किया कि जो नदी थी सिंधु नदी, वो पाकिस्तान से और कहां गिरती है? अरब सागर में। तिब्बत के मानसरोवर से ये निकलती है तिब्बत में, और वहां से ये पाकिस्तान होती हुई जो है जल क्रीड़ा करती हुई अरब सागर में गिर जाती है। और ईरान कहां है? ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के इधर जो है एक देश है यहां अफगानिस्तान। ये तो पाकिस्तान हो गया वर्तमान में, और ये है अफगानिस्तान। और इसी के बिल्कुल इधर चिपका हुआ एक थोड़ा बड़ा देश है और उसका नाम है ईरान। ठीक है, आप देखें कि अगर आप यहां बैठे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली से ईरान जाने में इतना समय नहीं लगेगा जितना कि मुंबई जाने में लगेगा। पास पास में ही है, किंतु क्या है कि दूसरे देश की सीमा है, इसलिए जो है हमें ध्यान रखना है। सीमा से जानकारी है कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी नागरिक हैं जो कि इस समय भारत में आई हुई हैं। उन्होंने सचिन से जो है एक विवाह कर लिया हिंदू रीति रिवाज से। सचिन मीणा और सीमा हैदर। तो यहां सीमा की बात हम कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो है भारत जो है हिंदुस्तान कैसे बना? ईरानी लोग का उच्चारण जो है, ईरानी लोग क्या है कि से को
है उच्चारित करते हैं, से को है। तो इन्होंने क्या है, सिंधु नदी को क्या कहा, सिंधु को कहा हिंदू, ठीक है। और यहां के लोगों को हिंदुस्तान कहा, सॉरी इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा, यहां के लोगों को उन्होंने हिंदू कहा, और इस क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द की संज्ञा दी किन्होंने, ईरानियों ने। तो ईरानी लोग से को है कहते हैं, और यह है सिंधु नदी। ईरानियों ने इस सिंधु को क्या कर दिया, हिंदू नदी, और नदी का नाम हिंदू हो गया, और यहां के लोगों को हिंदू कहा, और इसके पूर्वी क्षेत्र को उन्होंने हिंदुस्तान की संज्ञा दी। समझ रहे हैं। तो ये जो है इंडिया शब्द जो देन है वो यूनानियों की है, ग्रीकों की। हिंदू या हिंदुस्तान शब्द ईरानियों की यानी पर्शियंस की देन है। कोई भी बात समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर दोबारा से देख सकते हैं, पीछे जाइए और दोबारा से समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। तो हमने इन नामों का प्रयोग किया। देखो वर्तमान में भारत को भारत या भारतवर्ष, इंडिया और हिंदुस्तान नामों से जाना जाता है। आरएस 2004 में एक क्वेश्चन आया था करीब 19 साल पहले कि भारतीय संविधान में हमारे देश के लिए कितने नामों का प्रयोग हुआ है। तो मैं वो भी स्पष्ट करता चलूं। क्वेश्चन आरएस 2004, भारतीय संविधान में हमारे देश के लिए कितने नामों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और बहुत ही ऑप्शन जो थे, ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। 1 2 3 4, ठीक है। और बिल्कुल आसान है इसमें उत्तर कि 2 नामों का प्रयोग हुआ है भारतीय संविधान में, ठीक है। आंसर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 2। अब इसकी व्याख्या अगर करें तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया दैट इज भारत। काफी लंबा है परंतु मैं यहां सिर्फ अपना इस क्वेश्चन का आंसर इसमें ही आ गया। आप देख रहे हैं कि एक तो इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है, दूसरा भारत। इसका अर्थ हो गया इंडिया जो कि भारत है। तो इंडिया और भारत 2 नामों का प्रयोग हुआ। इतने में ही हमारा आंसर जो है वो स्पष्ट हो गया। हमें और क्या चाहिए। क्वेश्चन आरएस 2004 में आया, भारतीय संविधान में हमारे देश के लिए कितने नामों का प्रयोग हुआ है। तो 2 ही नामों का प्रयोग हुआ है और वो भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ही यह शब्द का प्रयोग हो गया, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, राज्यों का संघ होगा। इस लाइन से यह स्पष्ट हो जाता है कि संघ राज्य नहीं है भारत, भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब है एक भी राज्य अलग हुआ तो यह संघ नहीं रहेगा, भारत भारत नहीं रहेगा। अगर कोई कह दे ना कि पंजाब में खालिस्तान की डिमांड मान ली जाए कि उनको अलग कर दें, या जम्मू कश्मीर को जो है कश्मीर को पाकिस्तान को दे दें तो अपना टेंशन खत्म, ऐसा नहीं। फिर अन्य राज्य डिमांड करते हैं
संविधान अनुमति नहीं देता, संविधान किसी भी राज्य को अलग होने की अनुमति नहीं देता, अन्यथा भारत नहीं रहेगा। एक भी टुकड़ा 1 इंच गया तो भारत भारत नहीं रहेगा। इस लाइन में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ है, ठीक है। राज्यों का संघ का मतलब है राज्यों से यह संघ बना है। अगर राज्य एक भी राज्य हटा वो संघ नहीं रहेगा, भारत भारत नहीं रहेगा। तो भारत में राज्य अपनी मर्जी से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, यह बात स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारा संविधान का अनुच्छेद 1 यही कहता है। जबकि अमेरिका, रूस ये संघ राज्य हैं। रूस के टुकड़े हुए थे ना 1991 में। आरएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आरएस 2008 में आया था कि रूस यानी यूएसएसआर का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1991 में। वहां के राष्ट्रपति थे मिखाइल गॉर्बाचोव। जब यूएसएसआर टूटा था उस समय 13 देश बने थे, किंतु बाद में और टूटन हुई। फिर चेक गणराज्य चेकोस्लोवाकिया था तो चेक अलग, स्लोवाक अलग बना। यूक्रेन भी उसी की देन है 1991 की, ठीक है। अभी तक संघर्ष वो जारी है। तो ये मैं आपको समझा रहा था कि हमारे इस देश के नामकरण के विषय में हमने ये बात की। तो ये आरंभ भाग द्वितीय में हमने इसको समझा कि हमारे इस देश के लिए कितने नामों का प्रयोग होता है, 3 नामों का, जबकि प्राचीन समय में अलग अलग ग्रंथों में जम्बूद्वीप, आर्यावर्त वगैरह भी बहुत कहा गया है, ठीक है। तो अब इसकी चर्चा हम आगे करते जाएंगे, भारतीय इतिहास में आगे बढ़ेंगे। आज हमने भारतीय इतिहास और इतिहास के शब्दों का अर्थ, इतिहास के जनक और भारत के लिए नामों का जो प्रयोग किया जाता है उनका किया, और इससे आगे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं पार्ट आपको बता दूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद।